हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर मैं जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, क्योंकि आप सभी कह रहे थे कि मैम जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न उत्तर करवा दीजिए। और ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये 90.99% ये प्रश्न आएगा। क्यों कह रही हूँ? हो सकता है क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसके बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। लेकिन क्या हो सकता है भाई नहीं भी आए, अगर ना दिया, लेकिन प्रश्न जहाँ तक बनने की संभावना मुझे लग रही है तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको खुद एहसास होता चला जाएगा। वैसे आपने इसको तैयार कर भी लिया होगा, जिसने कर लिया है वो इसका रिवीजन कर सकते हैं, जिसने नहीं किया है अभी तो एग्जाम के आपके लगभग 12-13 दिन है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखें, संपादन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए संपादन के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, एक सेकंड में आपका और लेना चाहूँगी। मैं कह रही हूँ कि अभी बहुत कम समय बचा है और आलतू फालतू की चीज़ें मैं नहीं करवाऊँगी, मैं वही करवाऊँगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, महत्वपूर्ण प्रश्न छाट कर करवाऊँगी। ये नहीं कि हमें जैसे टोटल पूरा करते ना कि हाँ भाई ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं। मुझे जो मेरी दृष्टि में जो लग रहा है ना कि ये महत्वपूर्ण आने की संभावना, वही मैं करवाऊँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, संपादन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए संपादन के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। पहले प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। या संपादन का अर्थ पूछा गया है और संपादन के प्रमुख सिद्धांत पूछे गए हैं, तो ध्यान देंगे। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री या घटना के विवरण से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। यानी संपादन का अर्थ है किसी सामग्री या घटना के विवरण से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना है। ठीक है, एक संपादक या उपसंपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है, उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। तो ध्यान से देखें भी, एक संपादक है या उपसंपादक भी हो सकता है, और जो रिपोर्टर है, मतलब रिपोर्टर जो खबर लाने वाला है, उसकी खबर को ध्यान से पढ़ेगा, उसकी भाषा शैली देखेगा, व्याकरण के नियम देखेगा, वर्तनी जैसे आप शुद्ध अशुद्ध कहते हैं ना, वो संबंधित अशुद्धियों को दूर करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, उस खबर के महत्वपूर्ण, यानी कि वो खबर कितनी महत्वपूर्ण है उसके अनुसार उसे काटेगा या छांटेगा। यानी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है उसे हटा देगा और जो महत्वपूर्ण है उसे रख लेगा। उसे समाचार पत्र में कहाँ स्थान दिया जाए यह भी तय करेगा। अब समाचार पत्र इतना बड़ा होता है, अब ये भी निर्धारित करना होता है कि कौन सी खबर को कहाँ देना है, तो ये तय करेगा। इस कार्य के लिए कुछ सिद्धांतों को ध्यान रखना होता है, इन सिद्धांतों को संपादन के सिद्धांत कहते हैं। भाई अब ये कौन सी खबर, जैसे खेल की खबर है उसको कहाँ छापना है, फिल्मों की उसको कहाँ छापना है, मनोरंजन की उसको कहाँ छापना है, ऐसे क्या है उसकी जगह भी निर्धारित की जाती है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसे भी रखा जाता है, बाकी को हटा दिया जाता है। तो अब क्या करना, आपको इनके जो सिद्धांत है वो देखना है। संपादन के प्रमुख सिद्धांत, भाई जिसको लग रहा है ना कि मैं धीरे पढ़ा रही हूँ या तेज, तो अपनी आपके में फीचर है कि उसको आप ज़्यादा वॉल्यूम कर सकते हैं, स्पीड से कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। समाचार पत्र के संपादन के कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं, इन्हें हम पत्रकारिता के आदर्शों की संज्ञा भी दे सकते हैं। इनका पालन करके ही पत्रकार या समाचार संगठन अपने पाठक वर्ग को विश्वास जीत सकता है। किसी भी समाचार पर संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। अब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे आप पढ़ रहे हो दैनिक जागरण है, भास्कर है, तो उसके प्रति आपका विश्वास है, आपको किसी एक पेपर के प्रति भी इसमें गलत खबरें नहीं आती, तो विश्वास जीतना भी बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखो क्या करना है। पहला है तथ्यों की शुद्धता। एक सफल मीडिया या पत्रकारिता वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है। समाचार को यथार्थ रूप से प्रस्तुत करके पाठक वर्ग को विश्वास जीता जा सकता है। समाचार पत्रों को हम यथार्थ जानकारी या सूचनाएं प्राप्त होती है, उस यथार्थ की एक छवि अपने मन में बना लेते हैं। अब क्या करता है, अभी जो समाचार पत्र है, पत्रकार है, वो क्या करता है कि वास्तविक जो हमारे समाज में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जैसी भी प्रकार की है, नकारात्मक है सकारात्मक, उसको छापता है पेपर में। आप उसे पढ़ते हो,
तब क्या है, जैसे जैसे आप उसके साथ जुड़े रहते हो और आपको वास्तविक खबरें मिलती रहती हैं, तो आपका विश्वास उस समाचार पत्र के पर बन जाता है। वो तो एक प्रकार से आपके आपके मन में वो छवि आ जाती है, भाई ये समाचार पत्र कभी, इस समाचार पत्र में कभी गलत न्यूज नहीं आती हैं। ये छवि हमारे वास्तविक यथार्थ का काम करती है। किसी भी समाचार को लिखते समय पूरी घटना को नहीं लिया जाता, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों पूरी घटना का प्रतिनिधित्व करते को ही लिया जाता है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने से समाचार की विश्वसनीयता नहीं रहती। अब क्या है कि अब कोई घटना घटित होगी, अब वो इतनी लंबी चौड़ी है भाई, उसको सुनाने में इतना, अब इतने पेज कहाँ से लाए, मतलब कि भाई खबरें तो खेल की भी देनी है और भी कोई देनी है, मनोरंजन भी करवाना है, या फिर जैसे आपके कई बार तो आपने ऐसा भी देखा होगा जो आपकी रसोई से संबंधित ही न्यूज होती है। तो ऐसे में क्या करता है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको रखा जाता है, बस बाकी तोड़ मरोड़ कर तो विश्वसनीयता यानी उसकी जो विश्वास है, जो पाठक वर्ग का उन्होंने विश्वास जीत रखा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर हम अनावश्यक खबरें छापेंगे। तो ये तथ्यों की शुद्धता जरूरी है। ठीक है, देखिए वस्तुपरकता या ऑब्जेक्टिव, आप इसको ध्यान देंगे, वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से जाना चाहिए। निश्चित रूप से इन दोनों में बहुत बड़ी समानता है, किंतु इनमें एक अंतर भी रहता है, इसे समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। ये दोनों एक जैसे दिखाई देने पर एक समान नहीं होते। तथ्यपरकता का संबंध तथ्यों से अधिक होता है, जबकि वस्तुपरकता का संबंध बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। अब क्या है, वो अब कोई भी तथ्य है, किसी चीज आपकी नज़र में वो अच्छा है, किसी और की नज़र में बुरी है, तो अपना एक नज़रिया भी होता है। किसी तथ्य या विषय के बारे में हमारे मन में पहले से छवि बनाकर मूल्यांकन हमारी क्षमता को प्रभावित करती है। अब क्या है, किसी भी के प्रति, चाहे कोई वस्तु है चाहे कोई व्यक्ति है, हम उसके बारे में पहले पूर्व धारणा हमें नहीं बनानी चाहिए। हमें यथार्थ तथ्य की उन छवियों को अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। समाज में रहते हुए हमारे मन में हजारों विषयों या तथ्यों के विषय में छवियां धारणाएं बन जाती हैं। अतः वस्तुपरकता का लक्ष्य यही कि एक पत्रकार समाचार पत्रों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते इसमें आकलन को अपनी धारणा से प्रभावित न होने दे। एक सच्चे पत्रकार के लिए वस्तुपरकता का ध्यान रखना आवश्यक है। तो देखो भाई, अब क्या आपके मन में, जैसे मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति से ले लीजिए, आपके मन में धारणा बन गई भाई, ठीक है ये इस प्रकार का है, ये नेगेटिव है, ये करता है, ये वो करता है, तो ये बात क्या है, गलत। लेकिन जो समाचार पत्रकार है, जो सूचना देने वाला है, वो इस प्रकार की खबर को नहीं छाप सकता है। किसी भी, मान लो किसी नेता से लगा लीजिए, भले ही वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, लेकिन उसे जब वो खबर लेकर आएगा तो उसे निष्पक्ष होकर लानी पड़ेगी, नहीं तो क्या है उसमें क्या है, वस्तुपरकता का भंग हो जाएगी, यानी उसे क्या है, तटस्थ होना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, किसी नेता को सिर्फ बुराई हो सकता है, उसे भी समाज के लिए अच्छा ही है, लेकिन उसे लग रहा है कि ये बुराई है तो उसकी बुराई, तो लोग उसका विरोध करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे देखें, निष्पक्षता। समाज पत्रकारिता का प्रमुख लक्ष्य है कि निष्पक्षतापूर्वक सच्चाई को सामने लाए। इसी सिद्धांत से किसी समाचार संगठन के पाठकों या श्रोताओं की बीच साख बनती है। इस कारण पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ये लाइन आप जरूर लिखेंगे क्योंकि ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा गया है। पत्रकारिता सही और गलत, न्याय अन्याय जैसे मामलों में तटस्थ नहीं हो सकती है, अपितु एवं निष्पक्ष होते हुए भी न्याय और सही के साथ होती है। स्पष्ट है कि समाचार के संबंध में निष्पक्षता को बात करते हैं, इसमें न्याय संगत तो अधिक होते हैं, किंतु दो व्यक्तियों की लड़ाई की घटना समाचार दोनों व्यक्ति की बात सुनकर निष्पक्षतापूर्वक देना चाहिए, किंतु इतना ही नहीं, इन दोनों में सही व्यक्ति का साथ भी देना चाहिए। अब इन्होंने क्या उदाहरण दिया है, मान लीजिए निष्पक्षता से समझ गए होंगे, किसी अपने और पराये का भेदभाव मिटाकर किसी न्यूज को या सूचना को छापना। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए दो व्यक्तियों की लड़ाई हो गई, अब एक तो सही पक्ष भी हो सकता है, एक गलत पक्ष भी हो सकता है। अब पत्रकार को चाहिए कि दोनों की बातें सुने और दोनों की राय को उसको दिखाए।
लेकिन कई बार क्या होता है कि बिल्कुल तटस्थ भी नहीं होना, भी निष्पक्ष भी नहीं होना, क्योंकि जब एक इंसान सही है, मान लीजिए जिसके साथ भाई जिसके साथ मारपीट हुई वो सही है अपनी जगह, तो उसके विचार भी रखने चाहिए, मतलब थोड़ा सा तो झुकाव उसे सही की ओर करना ही पड़ेगा। और क्या, जो इंसान गलत है तो उसकी गलत यानी उसकी गलत की जो कार्रवाई है उसको भी दिखाना चाहिए, उसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। यानी इसे सच्चाई का रास्ता, यानी जो अन्याय और अन्याय की, यानी न्याय और अन्याय की भी उसमें समझ होनी चाहिए। इसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी उसकी तरफ से आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संतुलन निष्पक्षता से आगे का कदम है। अब क्या है, ये निष्पक्षता हो गई भी कि किसी एक की मतलब साइड नहीं लेना, दोनों के विचार रखना। अब दूसरा नंबर इसका, वैसे तो चौथा नंबर है लेकिन हम बात कर रहे हैं निष्पक्षता के बाद, ये हमारा दूसरा नंबर है। मीडिया पर यह आरोप लगाया जाता है कि समाचार की कवरेज संतुलित नहीं है। भाई उस पर की जो समाचार पत्र दिखाए जाते हैं वो संतुलित नहीं दिखाए जाते हैं। जहाँ किसी घटना के अनेक पक्षों व संतुलन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं कई पक्षों को टकराव संतुलन का उद्देश्य वह सभी संबंधों पक्षों की बात समाचार यथासंभव स्थान दें। व्यक्ति के आरोपों की स्थिति में संतुलन की आवश्यकता होती है। आरोप लगाने वाले व्यक्ति की बातों के साथ साथ आरोपित व्यक्ति की बातें भी आनी चाहिए। कुछ सार्वजनिक विषयों पर व्यक्त किए जाने विचारों और दृष्टिकोणों पर संतुलन के सिद्धांत तकनीकी ढंग से लागू किए जाने चाहिए। अब इनके कहने का अभिप्राय ये है कि मान लीजिए हमने अगले जो इस पैरे में यानी पिछले जो पैरे में हमने पढ़ा था और अब इसमें पढ़ रहे हैं, इनमें क्या अंतर है। अब तो आपने पढ़ा था कि दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या है, दोनों का पक्ष रखेगा। अब क्या है, ये कह रहा है कि मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जिसके साथ अन्याय हुआ उसको दिखाएगा भी इसके साथ अन्याय हुआ, इसे इंसाफ मिलना चाहिए। अब संतुलन क्या है, संतुलन ये है कि जिस पर आरोप उसने लगाया भी इसने मेरे साथ अन्याय किया, मारपीट की। अब संतुलन का मतलब है, हो सकता है कि उसका आरोप झूठा भी हो सकता है, उसे फंसाने के लिए कर रहा हो, तो ये है। तो वो क्या कहे, आरोपी यानी आरोपी जो व्यक्ति है जिसे पर आरोप लगाया है, जिसने अपराध किया है, तो उसकी बात भी रखेगी, उसके विचार भी, उसने ये कदम किस लिए उठाया, क्या नौबत आई उसने ये कदम उठाया या नहीं भी उठाया हो या झूठा आरोप हो, तो उसकी बात भी रखनी चाहिए। पत्रकारिता का ये भी गुण है, तो ये संतुलन में आपको लिखना है। अब क्या है, आगे बढ़ेंगे। पांचवा जो आपका पॉइंट है वो ये है स्रोत। ठीक है, स्रोत में आपको देखेंगे, स्रोत का सामान्य अर्थ है समाचार में लिखी गई सूचना का कोई स्रोत अवश्य होता है। विभिन्न समाचार संगठनों को अलग अलग स्रोत होते हैं। समाचार संगठनों के लिए समाचार एजेंसियां काम करती है। कुछ के अपने संवाददाताओं या रिपोर्टरों का तंत्र समाचार पत्रों का स्रोत होता है। समाचार की विश्वसनीयता हेतु शामिल नहीं की सूचना या जानकारी का स्रोत होना चाहिए जिसमें सूचना देने का अधिकार व समर्था होनी चाहिए। सूचना सामान्य की अपेक्षा विशेष हो जाए तो स्रोत का नाम देना जरूरी नहीं होता। स्रोत के बिना समाचार विश्वसनीय नहीं होगा। आमतौर पर समाचार जो है, आमतौर पर पत्रकार स्वयं किसी सूचना का आरंभिक स्रोत नहीं होता, वह घटना घटित होने के पश्चात वहाँ पहुँचता है। ये सब कैसे हुआ जानने के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है। यदि किसी घटना के स्वयं पत्रकार उपस्थित हो तो स्रोत स्वयं होगा या उस घटना के घटित होने की पुष्टि का अवश्य करनी चाहिए। अब देखो, ये मैंने जो अंडरलाइन कर रखी, ये लाइनें विशेष महत्वपूर्ण, मैं बार बार नहीं बोलूँगी। आप समझदार हो, आपने तैयारी कर रखी है, रिविजन कर रहे हो आप, तो ये लाइनें महत्वपूर्ण है, इसे तो आप याद रखोगे जो मैंने अंडरलाइन। ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगी आपका, जल्दी से बता देती हूँ। अब क्या है कि अब तक हमने देखा था कि दो पक्षों की लड़ाई हुई, इसका पक्ष विपक्ष हमने बात कर ली थी, ठीक है, बार बार मैं उसको रिवीजन नहीं करूँगी। जिसको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा भी वीडियो देख सकता है, तो ये बात होगी। लेकिन क्या है, कई बार क्या होता है कि देखो यहाँ दिया गया है कि कई बार क्या होते हैं, दोनों पक्षों की लड़ाई होगी, तो जब समाचार जो पत्रकार है वो वहाँ उचित समय पर नहीं पहुंच पाता, ये खबर तो बाद में ही मिलेगी, जब पुलिस वाले हो चाहे मीडिया वाले बाद में ही पहुंचते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो उनको तथ्य मिलते हैं, जो उनको एक तरह से बोला जाए सबूत जो मिलते हैं, वो या तो अड़ोसी पड़ोसी से या वहाँ देखने वाले जो और बाकी लोगों से उसे मिलते जानकारी, वो जानकारी अब सही भी हो सकता है वो पक्षपात करे, सही गलत भी हो सकती है। तो इसके लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछना चाहिए,
बेकार, फिर बाद में अपने दिमाग से उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। कई बार ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई घटना घटित हो रही हो और भाई थोड़ा अलर्ट हो के जो मीडिया वाले पहले पहुंच गए हो, यानी जब उसे तुरंत घटना के समय पहुंच गए हो, तो वो स्वयं भी उसके स्रोत बन जाते हैं। यानी उन्होंने अपने आंखों से कानों से देव घटना देखी तो खुद भी स्वयं स्रोत बन जाते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जो स्रोत होते हैं वो देखने वाले लोग ही स्रोत होते हैं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं जो देखने वाले, वही इसमें स्रोत होते हैं। तो उनको क्या है, मतलब उसमें ये पत्रकार में ये समझ होनी चाहिए ये आदमी ठीक भी बोल रहा है या गलत हो सकता है कि कोई गुट ऐसा हो, कोई एक पक्ष का, मतलब एक पक्ष की तरफ गुट बना रखा हो, उसका पक्ष ले रहा हो, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जानकारी जुटानी चाहिए। अब प्रश्न वो हमारा समाप्त होता है। अब ये हम अगले प्रश्न पर देखते हैं, संपादकीय फोटो कार्टून का में क्या महत्व है। भाई जो कार्टून दिए जाते हैं उनका क्या महत्व, ये देखें। ये वैसे मुझे इतना महत्वपूर्ण लग नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, हो सकता है ये आ भी सकता है, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेंगे। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा जोर दूंगी। संपादकीय फोटो कार्टून कोना व रेखांकन फोटोग्राफ का आदि का पत्रकारिता में क्या महत्व है। संपादकीय पृष्ठ में समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार का संपादक किसी विशेष मुद्दे पर विचार रखता है, वह अखबार में छपी खबरों के प्रति अपनी राय रखता है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के लेख होते हैं। संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ में छापे जाते हैं। वह घटनाओं का आम लोगों की टिप्पणी होती है। भाई आम लोगों की टिप्पणी हम बात कर चुके हैं, आम लोगों की जो इधर घटना को जो देख रहे होते हैं। अब फोटो पत्रकारिता की टेक्नोलॉजी के विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में इसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। किसी घटना का वर्णन 1000 शब्दों में नहीं किया जा सकता, किंतु एक तस्वीर सहज ही कह देती है। अब देखो ध्यान, मान लीजिए किसी खबर को हम छाप, उसमें बहुत हजारों लाइनें हो गई ये, फिर आप शुरू से लेकर जब तक अंत तक नहीं पढ़ोगे तब आपकी समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही वो घटना घटित, जैसे मान लीजिए दो पक्षों की लड़ाई हुई, तो हो सकता है कि जो पत्रकार है उस समय पर पहुंच गया, उसने तुरंत कुछ भी नहीं लिखा, तुरंत उसकी जो जिसको या मार रहा है, पीट रहा है, जो भी हो रहा है, तो उसने फोटो क्लिक कर दी और वो फोटो तुरंत जैसी क्लिक की वैसी उसने समाचार में पत्र में दे दी। तो अब क्या है कि आपको वो लाइनें, हजारों लाइनें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, उसको फोटो को देखकर आप समझ जाओगे भाई ऐसे ये बेचारा पिट रहा है, ये इसको मारा। अब ये नहीं कि मार जैसे किसी मेले की लगा लीजिए भी, हाँ ये मेले की है, किसी खेल की लगा दीजिए कि फोटो को देखकर आप समझ जाओगे हाँ ये खेल हो रहा है। तो इसलिए फोटो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें समाचार पत्र में। कार्टून कोनों, हर समाचार पत्र में कार्टून देखे होंगे आपने, कोनों में कार्टून होते हैं। कार्टूनकार के माध्यम से विभिन्न समस्याओं व परिस्थितियों को टिप्पणी करता है, पाठक के हृदय को छू जाती है। कार्टून पहले पृष्ठ पर होता है तो संपादकीय टिप्पणी का काम कर जाती है। इसे चटपटी टिप्पणी, कभी कभी धारदार संपादकीय से प्रभावशाली होती है। आपने कार्टून देखे होंगे, किसी नेताओं के कार्टून होते हैं, तो कार्टून को भी देखकर हाँ भाई ये किसी नेता का, जैसे किसी फिल्म अभिनेता अभिनेत्री का भी कार्टून होता है, तो कार्टून का भी विशेष योगदान है। रेखांकन कार्टोग्राफी समाचार को अत्यंत रोचक बनाने एक स्वस्थ टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के लिए के स्कोर से पहले संख्या के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने। अब क्या है, जैसे आपने कोई देखा होगा, कोई रेखांकन या कार्टोग्राफ है, जैसे संसंग में, जैसे मान लीजिए ये लगा लीजिए आप, जैसे शेयर मार्केट में जैसे ग्राफ से बनाए जाते हैं, तो आपको लग रहा है उसको, जैसे आप उसको देखोगे रेखांकन को, ये क्या है, इसके भाव गिर रहे हैं, सोने के भाव गिर रहे हैं या उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, इस तरह के जैसे सब्जी के भाव हैं, सोने के, चांदी के, शेयर मार्केट, तो इस तरह से आपने वो ग्राफ देखकर भी आप समझ जाते हो। ठीक है, अब ये प्रश्न मैं कह रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, वो इतना नहीं था, आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, आगा तो हम लिख देंगे, इतना तो हमने पढ़ लिया ना, लेकिन इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैं वही करवाऊंगी, बार बार बोल रही हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, कि जो मैंने कुछ चुनिंदा जो प्रश्न मैंने सिलेक्ट किए हैं वो आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अब खुद भी आप जान जाओगे। देखो पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है, साधारण उत्तर दीजिए। खोजी पत्रकारिता को अन्वेषी पत्रकारिता या अनुसंधानात्मक पत्रकारिता का नाम भी दिया जाता है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, अनाचार को खोजकर उसे प्रकाश में डालना ही खोजी पत्रकारिता का परम लक्ष्य है। ऐसी पत्रकारिता के पत्रकार खतरे से खाली नहीं होते हैं।
इसलिए वह प्रकाशित होने से पहले उसके हर पहलू को सोच विचार किया जाता है, विश्लेषण संश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार प्रक्रिया में पत्रकार को गुप्त तथ्य या रहस्य को जानने के लिए जासूस की तरह कार्य जोखिम में निडर होना चाहिए। उसे क्या है, पत्रकार के लिए निडर होना पहली शर्त है। अब देखो, इसमें लाखों करोड़ों घोटालों को सामने लाना पड़ता है, रहस्य उद्घाटन किया जाता है। अब ध्यान से देखें, ठीक है। अब पढ़ के सुनाने की तो आपको पता ही है, क्या इतनी आवश्यकता नहीं। मैं थोड़ा सा इसको अपने तरीके से व्याख्या कर देती हूँ। खोजी पत्रकारिता, नाम से पता चल रहा है अभी कुछ न कुछ चीज़ खोज के लानी है। अब क्या, मान लीजिए किसी ने, कोई IAS ऑफिसर है या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई नेता है, उसने लाखों करोड़ों का घोटाला कर रखा है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके घोटालों का पर्दाफाश किया जाए, क्योंकि बहुत से पत्रकार आपने देखा होंगे, ये इधर उधर की खबर जैसे अभी हाल फिलहाल में जो आ रही है, महिलाएं इधर जा रही है, पाकिस्तान जा रही है, इंडिया आ रही है, इन्हीं से फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि उनको कोई वहाँ क्या है, उनको अच्छी TRP मिल रही है, न कोई मेहनत करनी पड़ रही है। अब ये पत्रकार ऐसा नहीं है, जो खोजी पत्रकार है, चाहे कोई भी हो, यहाँ नाम नहीं दिया गया है लेकिन बता रही हूँ, वो क्या करता है, जो रहस्य उद्घाटन, यानी अब तक जो घोटाले सामने नहीं आए, यानी समाज की नज़र में उस इंसान का एक अच्छा चेहरा है, एक सम्मानजनक उसका पद है, लेकिन उसने लाखों करोड़ों का घोटाला कर रखा है, वो क्या करेगा, खोजी पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर, यानी सबसे पहली शर्त ये है कि वो निडर होना, ये लिखा है, वो निडर होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो निडर होगा तभी तो क्या हो सकता है कि उसमें उसकी जान भी जा सकती है, ठीक है। वो क्या है, ये भ्रष्टाचार और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ता है और उसकी प्रूफ के साथ खबर निकाल के लाता है, ठीक है। तो अब इतना लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे, समझ गए होंगे आप। आगे बाल पत्रकारिता, ये देखो नाम से ही आपको प्रतीत होगा, जैसे बाल पत्रकारिता, समझ गए, बच्चों से संबंधित होगी। तो इसमें देखें, जिन पत्रिकाओं से संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाता है, इसमें बाल पत्रकारिता कहते हैं। ऐसी पत्रकारिता मनोरंजन के साथ विविध क्षेत्रों का ज्ञान भी दिया जाता है। बाल पत्रकारिता बच्चों के चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बाल गीतों, कहानियों, कविताओं और चुटकुलों व अन्य प्रसंगों द्वारा बच्चों को ज्ञान विज्ञान के साथ साथ खेल कूद के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। बाल पत्रकारिता बच्चों के बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब देखिए, कुछ पत्रकारिताओं के नाम देखिए, चंदा मामा, पराग नंदन आदि पत्रिकाएं ऐसी। अब ध्यान देंगे, जैसे बाल पत्रकारिता, उसमें क्या बच्चों से संबंधित सूचनाएं होंगी। अब ये नहीं कि सिर्फ क्या है, इसमें मनोरंजन भी होगा, कहानियाँ होंगी, जैसे कुछ छोटे छोटे कहानियाँ होगी, कहानियों के माध्यम से उन्हें समाज यानी संस्कार डाले जाएंगे, समाज के प्रति जागरूक किया जाएगा, उन्हें कहानियों के माध्यम से सही और गलत का रास्ता दिखाया जाएगा, भाई ये गलत रास्ता, इसमें मत चलो। और जो उनकी पढ़ाई के जो उद्देश्य हैं, जो उनके चहुमुखी विकास के लिए, उन कहानियों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। अब क्या, खेल कूद में उनकी रुचि होगी या अपनी दृष्टि से वो सोच सकेंगे, सृजनशीलता बढ़ेगी। अब कुछ पत्रकारिताओं के नाम भी दिए गए, चंदा मामा, पराग नंदन आदि ऐसी ही पत्रिकाएं हैं। खेल पत्रकारिता, भी खेल पत्रकारिता जैसे आप दिन प्रतिदिन देखते हो, भाई खेलों से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित सूचनाएं देखते हो, तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में लोगों में भावात्मक लगाव उत्पन्न होता है। अब क्या है, जैसे हमारा देश पाकिस्तान जाता है खेलने के लिए, पाकिस्तान वाले हमारे आते, ऐसे दो देशों के में भावनात्मक लगा, देखो खिलाड़ियों में तो प्रेम भाव बढ़ता ही बढ़ता है, इसके साथ ही देश और विदेश के लोग भी आपस में जुड़ते हैं, उनका भी भावात्मक लगाव होता है, प्रेम भाव बढ़ता है। इससे विश्व एक गांव या परिवार की बातें बनता जा रहा है। अब क्या है, जैसे जैसे क्या खेलों के पत्र की सूचनाएं हम ऑस्ट्रेलिया के पढ़ रहे हैं, कनाडा की, जो खेल से संबंधित है, तो उसमें क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें किसी विदेश की नहीं, यानी अपने परिवार की खबर पढ़ रहे हैं, किसी गांव की खबर पढ़ रहे हैं। हिंदी खेल पत्रकारिता का शुभारंभ लगभग 5 दशक पूर्व हुआ। आरंभ में समाचार पत्रों में लेख खेल से संबंधित समाचार या खेल कार्यक्रम को सूचना दी जाती है। आज प्रत्येक समाचार पत्र की पृष्ठ या पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों की समाचार सत्र प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे कुछ पत्रिकाओं के नाम दिए गए, जिसमें देखेंगे आज खेल खिलाड़ी हैं, खेल हलचल है, क्रिकेट है आदि क्या है, समाचार पत्रों में खेल से संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं।
इन पत्रिकाओं को पढ़कर बच्चों तथा युवकों में अच्छे खिलाड़ी बनने की भावना को बल मिलता है। अब क्या है, अब ये खेल से संबंधित सूचनाएं आएंगी तो आपके मन में भी ये नहीं कोई लग रहा है किसी मतलब जैसे छोटा मोटा खिलाड़ी यानी गांव में खेलता है तो उसको लग रहा है कि हाँ मैं खेल में कैरियर बना सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। उसके अंदर एक प्रबल भावना जागरूक होगी, उसके अंदर एक जागरूकता आएगी, वो भी अपना कैरियर उसी में बनाने की सोचेगा। अच्छे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के इंटरव्यू लिए जाते हैं और उनके अनुभव का लाभ उठाया जाता है। अब क्या मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है और भी जैसे सौरव गांगुली, वो ऐसे हैं जिनके इंटरव्यू बार बार में आते रहते हैं। अब जो युवा खिलाड़ी हैं, जो बढ़ते हुए खिलाड़ी हैं, उन ये क्या है उनकी इंटरव्यू को पढ़कर उनके हम भी बन सकते हैं और ये उनके अनुभव से लाभ भी उठाते हैं और उनको अपने करियर में बहुत फायदा मिलता है इस प्रकार की पत्रकारिताओं से। अब कृषि पत्रकारिता नाम से हो भी कृषि से संबंधित होगी। अब क्या है, भारत गाँव का देश है, यहाँ की अधिकांश जनता खेती कृषि के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। ऐसी पत्रिका में गांव के जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को प्रकाश डाला गया है। कृषि के नए नए ढंगों, अच्छे बीजों, खाद से संबंधित अनेक समाचार पत्र ऐसी पत्रकारिता के माध्यम से दूर बैठे गांव के लोग यहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। अब क्या है कि जैसे उन्नत किस्म के बीज हैं, खाद है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, घर बैठे उनको मिल रहे हैं क्योंकि पत्रकारिता को पढ़कर उनको ज्ञान हो जाता है भाई ये है, इसका ये नाम है और ये हमें भी मंगवानी चाहिए, हम भी इनका उपयोग करके अच्छी पैदावार कर सकते हैं। कृषि पत्रकारिता में कृषि के साथ साथ ग्रामीण संस्कृति, लोक लाज, क्या है जैसे लोक नाटक है, कुटीर उद्योग है, जैसे कुटीर उद्योग जैसे लगाए होते हैं ना कि वहाँ कुटीर उद्योग आप भी ऐसा लगा सकते हो, इससे जानकारियाँ बढ़ती है। हरियाणा में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के पीछे कृषि पत्रकारिता का योगदान है। भाई हरियाणा में हरित क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित आई थी, तो ऐसी इन पत्रकारिताओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैली थी, तो ये पत्रकारिताओं का बहुत योगदान है। फिर अब देखो फिल्मी पत्रकारिता नाम से ही बता फिल्मों से संबंधित सूचनाएं होती हैं। अब यहाँ देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभ में पत्रकारिता का आरंभ हुआ। आजकल हर समाचार पत्र में 1 या 2 पृष्ठ फिल्मों से संबंधित होंगे। इसमें क्या है, फिल्मों के नाम देखिए जो फिल्म पत्रकारिता है, जैसे फिल्मी कलियाँ हैं, फिल्मी दुनिया है, मायापुरी है। इसमें क्या है, फिल्म में जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, तो ये आप पढ़ लेना, बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं वो क्या है उनके इंटरव्यू आपने देखे होंगे, जो भी आप फिल्म में जानते हो बड़े, जैसे अक्षय कुमार है, ये सलमान का, जो इनके क्या है अनुभव। अब हो सकता है युवा पीढ़ी अब फिल्मों में जाना चाहती हो तो उनके अनुभव से भी लाभ उठाती है, उनके इंटरव्यू देखती है, या फिर उनकी जो फिल्में हैं उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया, तो इस प्रकार से उनसे जानकारी होती है और युवा पीढ़ी को फिल्मों में करियर बनाने का, एक उज्ज्वल भविष्य बनाने का मौका मिलता है। आर्थिक पत्रकारिता, ये आर्थिक यानी धन से संबंधित खबरें होंगी इसमें जन सामान्य अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना आर्थिक पत्रकारिता का प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान समय में दैनिक जीवन की वस्तुओं की जैसे कीमत घट रही है, अब प्याज के भाव घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, टमाटर के भाव हैं, जैसे किसी चीज़ के भाव है, जैसे मान लो अनाज के भाव हैं, रसोई के संबंधित चीज़ों के भाव है, ज्वेलरी से संबंधित भाव है, तो इससे क्या है लोग जिसमें रुचि है तो वो देखेगा उनकी, तो और उन्हें घर बैठे जानकारी मिलेगी। जिसकी जिज्ञासा को शांत करना आर्थिक पत्रकारिता का प्रमुख लक्ष्य भी। बहुत सारे व्यक्ति अपनी अपनी खबरें की, कोई सोने का भाव देख रहा है, जैसे सोने खरीदना है, कोई चांदी का देख रहा है, कोई डायमंड का देख रहा है, या कोई बेचारा रसोई से संबंधित देख रहा है, तो उनकी क्या है अब उनकी जो जिज्ञासा है घर बैठे शांत हो जाती है। फिर देखिए स्वास्थ्य, अब देखो व्यापार केसरी, व्यापार और ये आप लिख सकते हो आर्थिक पत्रकारिताओं की, ये भी पत्रिकाएं हैं। स्वास्थ्य, इसमें स्वास्थ्य संबंधी है, जैसे आज मनुष्य स्वास्थ्य के प्रति बड़ा जागरूक हो गया है भाई, जैसे हृदय रोग है, मधुमेह, कैंसर आदि के नाम सुनते ही रुकावट, भी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो इससे बचाव के भी उपाय बताए जाते हैं, इस तरह से आप बचाव कर सकते हो, ये दवाई ले सकते हो, इस प्रकार आपको सावधानी रखनी, तो इसे घर बैठे पत्रिकाओं के माध्यम से आपको सूचना मिल जाती है। फिर देखिए 1901 में श्री मुरलीधर शर्मा ने आरोग्य सुधाकर का प्रकाशन किया। ये पत्रकारिता का नाम है जो क्या है स्वास्थ्य से संबंधित है। इसे निरोग धाम, निरोग दुनिया, आरोग्य धाम, ये भी पत्रकारिता के नाम है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार बोल रही हूँ। आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर क्लास चाहते हैं, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।